एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। उसी के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अजमेर में 1 सितंबर 2019 को एनसीईआरटी का 59वां स्थापना दिवस। एनसीईआरटी नई दिल्ली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के प्राचार्य एसवेस शर्मा सर से एवं डीन रिसर्च सर नागेंद्र सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मैम दयापंत को पुष्पगुच्छ भेंट कर मैम का स्वागत करें। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य द्वारा स्वागत किया गया। संस्थान के अधिष्ठाता शोध प्रोफेसर नगेंद्र सर द्वारा मैम का स्वागत करते हुए बीइंग विद द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आज का कार्यक्रम सफल हो, मैं प्राचार्य एसवेस शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आकर आज के कार्यक्रम एवं मैम के स्वागत पर 2 शब्द करें। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दयापंत, प्रोफेसर नगेंद्र सिंह, प्रोफेसर जेपी बागची, प्रोफेसर केवी दत्त सर, प्रोफेसर राजेश मिश्रा, डॉक्टर अलबर्ट करो, हेडमास्टर साहब और संस्थान के जो हमारे सभी सीनियर पधारे हैं, आर्य शर्मा जी और सदार जी और जितने भी हमारे सीनियर लोग यहाँ पे पधारे हैं और हमारे साथी स्कूल से, हमारे संस्थान से और प्रिय विद्यार्थी, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, जिसे हम बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मैं इस समय पर अधिक समय न लेते हुए यह कहूँगा कि प्रोफेसर दयापंत मैडम ने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर यहाँ पर आकर हमारे संस्थान की शोभा बढ़ाई। हमारे सभी विद्यार्थी और हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे जो सीनियर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस संस्थान में पौधा लगाया, इस संस्थान को आगे रोपा और बढ़ाया और गुणवत्ता तक इस आज के परिप्रेक्ष्य में इसको पहुँचाया, उन सभी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं अब समय अधिक न लेते हुए प्रोफेसर नगेंद्र सिंह सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोफेसर दयापंत को हमारे सभागार में इंट्रोड्यूस करें। प्रोफेसर नगेंद्र सिंह। थैंक यू प्रोफेसर शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। टुडेज चीफ गेस्ट एंड स्पीकर प्रोफेसर दयापंत मैडम, स्टूडेंट एडवाइजर the dais, Dr. Albert Horo, Professor Chandrasekhar, Head Education Department, and D.N. Pandey sir, Headmaster DM School. My senior colleagues, Professor K.B. Rath sir, Professor J.P. Bhakti sir, Professor Mishra, Professor Chaurasia, and my colleagues from the Institute and DM School. And the guest of honor for today's celebration, the faculty members and the staff of this institute, those who have almost superannuation, but असल में पूछें आप मुझे तो इस संस्थान की या एनसीईआरटी की नींव रखने वालों में जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी, उनमें से
कुछ लोग आज हमारे बीच हैं, मैं उन लोगों का भी सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आर.सी. शर्मा साहब, डॉक्टर एस.के. पराडकर सर, मोहन, शीतल जी, बहुत सारे पुराने सब चेहरे आज के दिन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे खुशी है और मैं प्रोफेसर एस.पी. शर्मा साहब का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस ओकेजन पर इन सभी लोगों को आमंत्रित किया जिन लोगों ने वास्तव में संस्थान की नींव रखी। Now the task which has been assigned to me today to introduce you, Professor Dayapant Madam. I think ये छोटे मुँह बड़े बात वाली बात है, because Dayapant Madam, she joined her services in the council in 1980s. तो हम लोग को रिसर्च स्कॉलर थे, उनमें प्रोफेसर के.बी. रथ सर, मैं शायद दो तो यहाँ पर इस वक्त भी संस्थान में उपलब्ध है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पढ़ाए हुए लोग एनसीईआरटी के अंदर ही प्रोफेसर भी हो गए। आपका कार्यकाल लगभग 45 वर्ष का मैं गिनता हूँ, उसमें से 35 वर्ष की सेवाएं मैडम की एनसीईआरटी में रही। एंड at the time of subordination, she was heading the Department of Education Psychology and Foundations of Education. So far as her contributions are concerned, I think at national and international level, during her professional career and the experience of 45 years, I am repeating it again, the areas of specialization in which she has contributed are immense. Mainly in the guidance and counseling, adolescence development, peace education, analysis of textbooks, teacher training, number of things are there which I think it will take a hell of a time if I keep on sharing with you all the contributions. But I am trying to be brief. I hope Madam will excuse me. Our research publications, the first one which I came across was on conceptual aspects of value education. आज का जो संदर्भ है उसमें बहुत ही प्रासंगिक होता है। मैं समझता हूँ मैडम दयापंत ने उस दौर में 80s में कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन के ऊपर वो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, मैंने पढ़ा। आपका इग्नू के बीएड कोर्स के मॉड्यूल्स में उसमें भी एक मॉड्यूल गाइडेंस एंड नीड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब चीज़ों पर काफ़ी कंट्रीब्यूशंस मैडम के हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करी उस दौर में 90 के दशक में, she came out with a publication, her own experiences, I do not know what were the things, which she has penned down under the title of Learned Helplessness Among Indian Women. भारतीय नारी की हेल्पलेसनेस के बारे में किस प्रकार से उनको अधिकतम वहाँ क्या चीज़ें सीखने को मिली, उन सब के बारे में आपने उसके अंदर उसका बयान किया है। Then overview of vocational life with a special emphasis for school to work, and she has got number of contributions. So far as the publications are concerned, उसमें जो लेटेस्ट मुझे समझ में आता है, जिसका आज भी किस टॉपिक से संदर्भ है, आपकी एक किताब है शांति की राह। उस शांति की राह जो जिस पुस्तक का टाइटल है, मैं समझता हूँ उसमें भी मैडम ने बहुत सारी बातें कही। अगर समय मिले जीवन में तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ने का या देखने का प्रयास करें, खास तौर पे मेरी फैकल्टी से, जो कि ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया या इमर्जिंग इंडियन ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, ये सारे पेपर्स जो बीएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड के कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, उनमें आपको इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी
वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन, पीस एजुकेशन, इन सब के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको शांति की राह, इन सभी के साथ मैं समय ज़्यादा न लेकर आगे इस प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैडम के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करूँ तो शायद 2 घंटे और लगेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के, उनको भी कष्ट दिया, इतनी दूर आए, पधारे, उन्होंने अपना समय दिया, ये कम बात नहीं है। स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी आपने हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। मैं पुनः आपका इस मंच से, अपनी संस्थान की ओर से, प्राचार्य की ओर से, हमारी फैकल्टी की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। प्रिंसिपल प्रोफेसर शर्मा, मेरे बहुत सारे कोलीग्स, इस तरफ भी उस तरफ भी, मेरे साथ के और बहुत सारे साथियों और बहुत प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है कि मेरे अपने कोलीग्स मुझे अपने ही इंस्टीट्यूशन में मेरा स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहा गया एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने को जिसको युग पुरुष बापू महात्मा के नाम से सिर्फ उनके स्टेट के नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने उनको सराहा, उनको सिर पर बिठाया और आज तक उनकी कही हुई बातें नेशनल, इंटरनेशनल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। गांधी जी को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं उनके जीवन दर्शन से कुछ छोटी सी बातें आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि जीवन का सबसे ज़्यादा सच क्या है कि हम हर समय विवादों में घिरे रहते हैं, विवादग्रस्त रहते हैं। सही है? अगर आप ऐसे हाँ कर सकते हैं, ताली और बोलकर नहीं, हम विवादों में घिरे रहते हैं और ये विवाद जो है हमारे जीवन का हिस्सा है और होने भी चाहिए। विवाद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विवाद ना हो तो सिचुएशन चेंज नहीं होती। जो इंसान एग्रेसर है, जो इंसान गलत कर रहा है, उसको ठीक करने का मौका नहीं मिले। तो विवाद जरूरी है हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारी सिचुएशन को सुधारने के लिए। लेकिन ये विवादों का निपटारा जो होता है, इनको हम कैसे करते हैं, गांधी जी ने इस पर मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है ये आपने शायद नहीं सुना होगा। ये सुना होगा गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा, आज़ादी दिलाई। तो विवादों के निपटारे किस तरह किए जाते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं। 3 तरह से मेनली। एक तो ये विवाद जिसके खिलाफ होता है वो दूसरे को पूरी तरह से दबा देता है, और दबा देता है, उसकी आवाज दबा देता है। एक आदमी ऑप्रेसर हो जाता है और दूसरा आदमी दबा हुआ अंदर ही अंदर गुस्से में उबलता रहता है। सही? दूसरा तरीका विवाद का ये है कि वो चुप रह जाते हैं सब लोग। जो दबा हुआ है वो भी चुप रहता है, बोलने वाला भी चुप रहता है, क्योंकि दोनों को मालूम है उसको छेड़ने से लड़ाई होगी। तीसरा तरीका है कि कॉम्प्रोमाइज कर होता है और कोई मध्यस्थता करता है।
गांधी जी ने एक नया तरीका दिया जिसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज में नेगेटिव होता है कि अच्छा मैं चुप रह जाता हूँ, और जो अथॉरिटी वाला है या पावर वाला है वो कहता है चलो मेरा तो काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों जहां पर कंसिडर मिलते हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करें जिससे कि दोनों को फायदा हो। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या तरीका बनाया, उन्होंने बताया कि दोनों के कॉमन पॉइंट, लेकिन इस पर पहुंचने का तरीका क्या, उनका इसमें पहुंचने का तरीका था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? क्या सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि हम धरने पर बैठ जाएं? क्या इसका मतलब ये होता है कि हम काम धंधा छोड़ दें, ब्लैक बैजेस लगाएं? आज मैं थोड़ा सा सत्याग्रह का ही मतलब बताया, बल्कि उल्टा गांधी जी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि जो व्यक्ति सत्याग्रह करे दुनिया को बदलने की, दूसरे को बदलने की, जिसको इच्छा है वो पहले अपने तरीकों को शुद्ध करे। तरीके मतलब जिसको हम मीन्स कहते हैं, जो हमारे तरीके हैं दूसरे से बोलने के, मांगने के, अपने अधिकार मांगने के, उनको शुद्ध करें। अब इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा मीन्स डिटरमिन एंड। उन्होंने कहा कि अगर हम दुष्ट को खत्म करने के लिए दुष्टता अपनाते हैं तो वो दुष्टता हमारे अंदर घर कर लेती है, और जब हम जीत भी जाते हैं तो वो दुष्टता का अंत आसानी से नहीं होता। तो दुष्टता से दुष्टता को अंत करना, दुष्टता पैदा करना है, उसको परपेचुएट कर, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये बात हजम होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है क्रोध करना और क्रोध में कुछ कर डालना। कई बार हम जीत भी जाते हैं, लेकिन आपने देखा है जंगलों में जब आग लगती है एक किनारे से लगकर, और फिर वो कभी कभी हमारे अपने घर तक पहुंचती है। आज हम जो बुराई शुरू करते हैं वो घूम के हम तक पहुंचती ही है और पहुंचेगी। गांधी जी का कहना था कि जो हमारे मीन्स होते हैं, जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मतलब ही यही है, सत्य की आग्रह, जिद। और सत्य क्या होता है? सत्य ये नहीं होता जो हम बच्चों को कहते हैं सच बोलो, सच बोलो मैंने चोरी करी, सच बोलो, ये सत्य नहीं। सत्य होता है, सत्य बहुत बड़ा होता है। आप देखते हैं कोर्ट में एक आदमी आता है जिसके हाथ में छुरा है और उसने दूसरे का मर्डर कर दिया, तो कई बार हम पूछते हैं क्यों नहीं फांसी चढ़ा देते, इतना सब करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि हम सत्य को नहीं देख पाते। जब एक भूखा आदमी एक गलती करता है, उसकी सजा एक पढ़े लिखे भरपेट आदमी के गुनाह के बराबर नहीं होती। तो ये सत्य है, इसको देख पाना सत्य है, इसको देख पाना सत्य है। ये सत्य बहुत फ्रेगमेंटेड होता है। जितने लोगों के नजरिए होते हैं सच के उतने रूप होते हैं। तो इस सच को, इस बृहत बहुत बड़े सच को देख पाना, गांधी जी ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने बोला कि हमारे जो मीन्स हैं वो नैतिक होने चाहिए। अब नैतिक का क्या मतलब है? नैतिक का मतलब है हम अपने से पावरफुल आदमी को छुपाना नहीं चाहते, हम उसकी बेइज्जती करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम अपने हक चाहते हैं। गांधी जी ने अपने जो हमारी तरफ क्रूरता कर रहा है, हमारी तरफ अन्याय कर रहा है, अन्यायी को चेंज करने पर जोर दिया। और वो चेंज कैसे होगी? चेंज उसको अटैक करके नहीं होगी, उसको नुकसान पहुंचा के नहीं। कैसे? ऐसे सिचुएशन बदलने, उसका हृदय परिवर्तन करें। ये आजकल के ज़माने में बड़ी मुश्किल बात लगती है,
मुश्किल नहीं है। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये इतनी भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत सत्याग्रही को बहुत जेंटल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि मैं काउंसलिंग प्रोफेशन से हूँ, काउंसलिंग में क्या होता है, जो व्यक्ति समस्या ग्रहित होता है, जो कंफ्यूज होता है, प्रॉब्लम में होता है, कष्टों से गुजर रहा होता है, हम उसको बहुत जेंटल, वार्म, लव, अफेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं? हम उसको आंखों से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। हम उसको अपने खुले जेस्चर से कंफर्टेबल करते हैं। हम उसको बहुत वार्म, साइलेंट और अफेक्शन देते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य की गर्मी से क्या होता है, खिल जाता है, उसके साथ साथ फूलने लगता है। वैसे ही जब एक इंसान को प्यार, सम्मान, वार्मथ दी जाती है तो वो भी फूलने लग जाता है। ऐसे ही क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी जब उसको सचमुच में मन में से दिखाने के लिए नहीं, मन से आप प्यार करें। अब अगर आप गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ऐसे ही थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहां थी उनकी लड़ाई हुई तो गांधी जी ने 1100, अब नंबरों में मैं नहीं जाती, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार करी, सेना लोगों की, सेना भी कहना गलत होगा, शांति दूतों की, जिन्होंने घायल ब्रिटिश ऑफिसर्स को रात भर ढोया, बैटलफील्ड में से लाए। उन्होंने लड़ाई नहीं करी क्योंकि लड़ाई में तो वो विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने घायलों को पहुंचाया। एक एडिटर जो उस समय वहां न्यूज़पेपर लिखता है, उसका कहना था कि रात भर गांधी काम करने के बाद, और इसमें वो लोग भी थे जो बहुत छोटे बंधुआ मजदूर थे जिनको जबरदस्ती ले जाया गया, और इसमें वो लोग भी थे जो वहाँ प्रोफेशनल थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। इन दोनों ने मिलकर गांधी जी के साथ काम किया। और उसका कहना है, उस एडिटर का, उसने लिखा कि गांधी जी सुबह बैठकर रास्ते पर, सड़क पर बैठकर बिस्किट खा रहे थे और वो इतने फ्रेश लग रहे थे, और जो जनरल के सैनिक थे वो सब आराम के बावजूद निढाल पड़े थे। तो ये है, दिल में, हृदय में जब प्रेम होता है तो इतनी एनर्जी आती है। तो गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, वो निडर होते हैं, वो साहसी होते हैं। और सत्याग्रह का मतलब है क्रिएटिव होना। सत्याग्रह का मतलब पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। सत्याग्रही क्रिएटिव होता है, वो नए नए तरीके निकालता है। किस चीज के लिए? वो खुद सफर करता है और ऐसे तरीके निकालता है जिससे कि दूसरे को मदद करे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। जैसे अगर हम यहाँ हैं, अगर हमें अपनी अथॉरिटीज से कुछ कहना है तो हम अपनी अथॉरिटीज को नुकसान ना पहुंचाएं। ये ना करें कि हम उठा के मेज कुर्सी को तोड़ दें, जैसे हम कई बार करते हैं देश में। जब हमारी बात पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हमारा यूथ मिसगाइडेड यूथ, यहाँ बैठे वाले नहीं, बसें जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हम और ज़्यादा मदद करें। और उनके इन तरीकों को वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज किया गया। जैसा कि मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा, वो कैसे करा जाए? विवादों का निपटारा करने के लिए उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि जो दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो विवाद में सम्मिलित हैं। अब जो विवाद में सम्मिलित हैं उनको, उसका हार्ट चेंज करने की बात कही। उन्होंने कहा उसका दिल बदलो। और मैं आपको जो काउंसलिंग की बात कर रही थी कि जब हम बच्चों से बात करते हैं
जब हम उनके गुस्से को स्वीकारते हैं, जब हम उनको ये नहीं कहते तुम अपने टीचर को क्यों गाली दे रहे हो, अपने पिता को क्यों बुरा कह रहे हो, तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो, हम सब सुनते हैं प्रेम से, वार्मथ से, लविंग अफेक्शन से, तो वो बच्चा बदलने लगता है और कहता है, और वो स्वीकार करने लगता है कि हाँ मेरी भी कुछ गलतियां हैं, हाँ शायद मैं भी गलती करूँ, हाँ शायद मैंने भी मेहनत नहीं की, हाँ शायद मैं चेंज हो सकता। तो जो सत्याग्रही होता है, जो दूसरे को बदलना चाहता है, उसको मन में बहुत प्रेम रखकर, और ये मुश्किल बात नहीं है, प्रेम करना मुश्किल नहीं है, प्रेम हमको भी, मैंने कहा ना जब सूरजमुखी सूर्य उसको देखता है और सूरजमुखी सूर्य को देखता है तो दोनों खुश हो जाते हैं और साथ साथ चलते हैं, फूल सारा दिन उसके साथ साथ घूमता है। और एक और शायद आपको बात नहीं पता, मुझे नहीं मालूम बायोलॉजिकली कितना ये सच है, पर कुछ लोग कहते हैं कि सूरजमुखी के फूल जब सूरज ढल जाता है तो दोनों साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। लेकिन यही बात सत्याग्रहियों की भी है। सत्याग्रही हालांकि दूसरों के साथ मिल के काम करता है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लेकिन गांधी जी कहते हैं सत्याग्रही को मालूम होना चाहिए कि वो किस लिए काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहा। अब उसके काम करने के तरीकों में शुद्धता होती है और वो तब तक नहीं थकता जब तक उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। लेकिन गुस्से, झगड़े, नुकसान का कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपको कितना विश्वास आ रहा, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे गांधी जी तो महामानव थे, वो तो अलग ही तरह के थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गांधी जी आपके और मेरे जैसे थे, बल्कि हम में से कुछ से तो बहुत कम थे। गांधी जी पढ़ाई में बड़े मीडियोकर से स्टूडेंट थे, गुजरात के एक छोटे से गांव से आते थे। वो एक 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, उनको विदेश भेज दिया गया और वो वहाँ, आपने पढ़ा होगा शायद कुछ लोगों ने, वहाँ वो अंग्रेजों की तरह रहने लग गए। लेकिन एक चीज जो उनके पक्ष में थी, वो बहुत पढ़ा करते थे, वो हिंदू धर्म को भी नहीं जानते थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद वो अपना बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके अंग्रेज के रूप में वापस आए। यहाँ से फिर वो पैसा कमाने साउथ अफ्रीका चले। तब तक वो बड़े ऑर्डिनरी, बड़े शर्मीले, बड़े अकेले पैसा कमाने की धुन वाले व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ जब उनका सामना अंग्रेज सरकार में बहुत बेइज्जती से हुआ, सिर्फ बेइज्जती से नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं कि गांधी जी ने कई बार बहुत मार पिटाई खाई, कई बार उनको, एक बार तो नाले में फेंक दिया मार के, लेकिन गांधी जी ने उतने ही दोस्त बनाए, उनके जो प्रेम था। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि मैं अंग्रेज सरकार से अकेला नहीं लड़ सकता, इससे उनमें डर नहीं पैदा हुआ, गांधी जी डरे नहीं। यहां पर वो पैदा हुई बात जिसे मैं कह रही हूं क्रिएटिव रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस। उन्होंने देखा मैं तो अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा किए और उन्होंने एक्टिव रेजिस्टेंस शुरू किया। डिटेल्स तो आप बहुत जगह पढ़ लेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये चॉइस होती है इंसान के सामने, ये हम सब के सामने एक चॉइस होती है। किसी सिचुएशन में हम आसानी से दूसरे को नुकसान पहुंचा दें, हम शॉर्टकट ले लें, अपना काम कर लें। थैंक यू। हम शॉर्टकट में अपना काम करें, ये हमारे पास चॉइस होती है। लेकिन एक और चॉइस भी होती है कि हम पॉजिटिव तरीका अपनाएं,
मेहनत करें, पेशेंस रखें और दूसरे को दिखाएं कि हम पेशेंस रखेंगे, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपना काम, अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक स्केप्टिक थी। मैं भी कभी गांधी जी में बहुत श्रद्धा नहीं रखती, लेकिन मेरी जिंदगी में शायद कुछ पॉजिटिविटी रही होगी। मुझे भी पूरा विश्वास है आप सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत मौके रहे होंगे जिसमें आपने पॉजिटिव चुना होगा। ये पॉजिटिव चुनना बहुत जरूरी है। हमें बहुत ऊंचा पद मिले या ना मिले, हमें बहुत पैसे मिले ना मिले, लेकिन जिंदगी में अगर नेगेटिविटी में आपका विश्वास आ गया तो विश्वास रखिए कि आप अपने लिए सद्भावना इकट्ठी नहीं कर पाए, जो कि बहुत जरूरी होती है। वो सद्भावना जंगल की आग की तरह घूम के हमारे पास आती है, हमें मजबूत बनाती है अंदर से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में पेशेंस रखें, उसको मेहनत से लड़ने की ताकत देता है। हम दूसरों के लिए प्रेम भाव रखें, ये सत्याग्रह है। और ये सत्याग्रह छोटे छोटे रूप में आप सब में मौजूद है। और ये भी हम जानते हैं कि जब हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, जब हमारा आचरण नेगेटिव होता है, तो हमारे अंदर हमारी जो अंतरात्मा है, उसको आप जो भी कहें, वो परेशान हो जाती है और हम गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। जब भी आप गुस्से में चिल्लाएं तो समझ लीजिए आप अपने पेशेंस खो रहे हैं, आपसे प्रेम खत्म हो रहा है, आप में नेगेटिविटी अपना घर कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही गांधी जी का कहना है। हम बहुत छोटे छोटे प्रयोग, और गांधी जी ने भी कोई ओवरनाइट गांधी जी नहीं बने। गांधी जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने इतने प्रयोग करके, एक बार तो गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़ के हिंदुस्तान आने को तैयार हो गए थे कि यहाँ शायद कुछ हो ही नहीं रहा है। और वो मौका था शायद जहाँ गांधी जी ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़े थे, या तो वो गांधी जी बनते या वो बहुत ऑर्डिनरी इंसान बन के हार के वापस आ जाते। लेकिन वो मौका तक अगर हमारा पेशेंस रहे, गांधी जी ने देखा कि साउथ अफ्रीकन सरकार ने एक ऐसा लेजिस्लेशन पास किया जिसमें हिंदुस्तानियों को उनके थोड़े से अधिकार वापस मिल रहे थे। मैं आपको इस बात से बोर नहीं करूँगी कि डिटेल्स उसके क्या थे। डिटेल्स सब किताबों में हैं, ब्रीफ किताबों में है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाई हुई है साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो छोटा सा एक सक्सेस जो गांधी जी का था, उसने गांधी जी को इंटरनेशनल लेवल पे धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया। ऐसे मौके भी आते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हमें लगता है हमारा काम, हमारे तरीके शायद कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे। वो समय होता है जब हम थोड़ा सा पेशेंस रखें। अधिकतर हम अपनी नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ भी हर एक शेयर करे तो आप देखेंगे हर एक के अंदर कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये मौके क्लास में मिलने चाहिए, कभी जब पढ़ने को मन नहीं हो, कभी जब हम थके हुए हों, कभी जब हम सोचें कि हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो ये मौके बच्चों को मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि एक दिन अगर हम 10-15 मिनट अपने क्लास से इसमें व्यतीत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। मुझे लगता है कि एक और जो महत्वपूर्ण बात गांधी जी की मैं कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि कभी भी हमसे एरर होती है, हम सबसे एरर्स होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन उसको स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने से, पर ये बड़ा मुश्किल है
तो इसके लिए काउंसलिंग में हम कहते हैं पहले अपनी 3, 5, 10 जितना आप अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को याद करिए। और जो यहाँ पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों से परेशानियां हैं, प्लीज़ जब आपके बच्चे आपको परेशान करें तो ये याद रखिए कि पहले उनकी स्ट्रेंथ्स गिनाइए। अगर आप उनमें कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को गिनाइए। वैसे ही जैसे जामवंत ने हनुमान जी की तारीफ करी थी और उसके बाद हनुमान जी इतने बड़े हो गए और उन्होंने कुछ कुछ कर डाला। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह में एरर का कोई स्कोप नहीं है। अगर एरर हो गई है तो इसको स्वीकारें और उसको सही करें, लेकिन अपनी गलती स्वीकारना उसके लिए पॉसिबल होता है जिसमें स्ट्रेंथ हो। इसलिए पहले स्ट्रेंथ डेवलप करिए बच्चों में। किसी बच्चे की अगर गलती बतानी है तो रूल ऑफ थंब कहता है उसकी 3 कम से कम तारीफ करिए फिर एक गलती बताइए। तो ये टीचिंग का रूल समझ लीजिए, सत्याग्रह समझ लीजिए, या इसको आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की राह समझ लीजिए। हम सब के पास हर समय चॉइसेस होती हैं। हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं गुस्से से, नुकसान से, दूसरे को डैमेज करने के लिए। लेकिन अगर आप 2 मिनट रुक जाएं, अगर आप रिफ्लेक्शन के मोड में आ जाएं, अगर आप क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में आ जाएं, तो आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं दूसरे से पॉजिटिव रिएक्शन के साथ। और ये मैं गांधी जी की किताबें, गांधी जी के विचार नहीं, उसमें अपने काउंसलिंग के बच्चों के साथ 40 साल 45 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। तो और मैं सोचती हूँ कि इन्हीं एक्सपीरियंसेस से धीरे धीरे मुझे गांधी जी क्या कह रहे हैं मेरे को गांधी जी को समझने में मदद मिली। गांधी जी कहते हैं हमारे मीन्स भी, अगर हमारे मीन्स प्योर नहीं होंगे तो एंड्स कभी भी प्योर नहीं होंगे। तो वो बात यही है कि हम दूसरे की तरफ नफरत से नफरत ही बोल सकते हैं, और सिर्फ नफरत दूसरे में नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी वो गुस्सा संभाल के रख रहे हैं और वो बीमारी का बीज बो रहे हैं अपने अंदर। तो उससे निजात पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रिफ्लेक्ट करें दूसरे की तरफ गुस्सा होने से पहले। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स उसका तरीका है, और बच्चों उसका तरीका है। आपने देखा होगा कि कमज़ोर व्यक्ति और पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। कमज़ोर व्यक्ति सबसे पहले गाली देता है, उससे भी कमज़ोर व्यक्ति घूसा मारता है, गुस्सा करता है, पत्थर फेंकता है। क्योंकि जिसको घूसा मारना आता है उसको बोलना नहीं आता। लेकिन सभ्य व्यक्ति कहता है देखो चुप हो जाओ, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो, अब मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम जो कह रहे हो। और उससे भी ज़्यादा सभ्य व्यक्ति कहता है तुम जो कह रहे हो उससे मैं हर्ट हो रहा हूँ। वो तुम नहीं कहता, तुम गलत कर रहे हो नहीं कहता, वो कहता है तुम जो कर रहे हो उससे मुझे नुकसान हो रहा है, मैं हर्ट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो। तो ये डायलॉग है, ये डायलॉग करने की शक्ति, ये डायलॉग करने का क्या कहूँ, ये कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ पढ़े लिखे सभ्य कल्चर्ड व्यक्ति में होता है। और ये गांधी जी ने किससे सीखा? ये गांधी जी ने उन्हीं से सीखा जिन्होंने हमारे देश में हमको तकलीफ दी। और यही कारण है गांधी जी ने अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके कल्चर में कुछ स्ट्रेंथ्स है। वो स्ट्रेंथ क्या है? डायलॉग की स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ हम भूल गए हैं। हमारे टीचिंग में जो
पढ़ाने का तरीका था, उसको कहते हैं, हमारी भाषा में डायलॉग नहीं कहते, क्या कहते हैं, संवाद। अगर आप अपने पुराने, अगर आप नचिकेता को जानते हैं तो आप नचिकेता के संवाद को जानते हैं कि सीखने का तरीका, गुरु चेले के बीच में क्या होता है, संवाद। आज हमारे गुरु चेला शिष्य परंपरा खत्म हो गई है, नंबर्स बढ़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संवाद नहीं हो सकता। संवाद हो सकता है, देखिए संवाद हो रहा है ना, और संवाद मैं जानती हूँ हो रहा है, चाहे आप बोल नहीं रहे, चाहे मैडम को वहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, पर मुझे मालूम है इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी अगर आप बैठे हुए इधर देख रहे हैं तो संवाद जारी है, संवाद जारी। और अगर मैं चुप होकर पूछूं तो मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो ये जो संवाद है, ये संवाद बहुत ज़रूरी है। और इस संवाद से होता क्या है, किसी भी क्लास में, किसी भी ग्रुप में जब संवाद होता है, और ये भी मैंने NCERT में रहकर सीखा कि जब मैं कुछ काम करती हूँ तो कभी भी वो एक जने का काम परफेक्ट नहीं हो सकता। एक जना जब काम करता है तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरों का उस पर जब पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण या उनके विचार लिए जाते हैं तो वो कई तरह से वो देखकर परफेक्ट किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें बताती है कि सत्य जो है वो एक आदमी देख नहीं सकता, एक आदमी सच को नहीं देख सकता। तो ये सत्य की जो परख है, इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सत्याग्रह में डायलॉग की ज़रूरत है, सत्याग्रह में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है कि हम जो अपने विचार हम देख रहे हैं उनको दूसरों, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का काम हो, चाहे मेरा पेपर हो। और कई बार हम लोगों के मन में एक कलुषित विचार ये भी आता है कि दूसरे लोग मेरा कॉपी कर लेंगे, देख लेंगे, आता है ना। तो ये भी बहुत सही विचार नहीं है। मैंने देखा जैसे ही मैं दूसरों से बातचीत करती हूँ और दूसरों के विचार लेती हूँ तो मुझे नहीं मालूम दूसरे के विचारों को क्या होता है। अगर मेरे विचार 10 to the power 10 थे तो वो कितने हो जाते, 10 to the power 1000। और मुझे नहीं मालूम दूसरे के विचार कितने होते हैं। दूसरे के कैसे हो सकते हैं? जब मैं उससे एक महीने से सोच रही हूँ तो मेरे विचार तो ज़्यादा बढ़ेंगे। और मेरे विचार, मुझे नहीं मालूम मैथ्स में कितने लोग होशियार हैं, मेरे विचार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे, दूसरे के शायद कम बढ़े। 1 + 1 2 + 1 4 हो जाए, लेकिन मेरे 10 × 10 × 10 हो जाए। तो कितने हुए, कितना फर्क हुआ? 1000 और 4, तो इतना फर्क हो जाता है। तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये गांधी जी के सत्याग्रह विचारों से हम ले सकते हैं। ये हमारे लिए उसमें से, आप लोग टेक अवे कहते हैं ना, टेक अवे, तो ये टेक अवे है हमारे लिए। ये हम उससे ग्रहण कर सकते हैं अपनी निजी लाइफ में, अपनी इंस्टीट्यूशनल लाइफ में और अपनी पब्लिक लाइफ में। एक, क्योंकि हम गांधी जी की बात करते हैं तो कॉन्शियंस की बात करे बिना हम नहीं रह सकते। कॉन्शियंस जो होती है वो भी हर एक की अलग अलग तरह की होती है और वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन कॉन्शियंस हर एक में होती है। तो ये सोचना कि मैं ही सिर्फ कल्चर्ड और कॉन्शियंस मेरी ही हाई है, ये भी एक अनट्रूथफुल बात है।
तो जो गांधी जी ने अहिंसा की बात करी है सत्याग्रह के साथ में, वो यही करी है कि हिंसा है क्या? क्या दूसरे को नुकसान पहुंचाना सिर्फ हिंसा है? जानते हैं कोई हिंसा क्या है? दूसरे के लिए दूसरे को छोटा समझना, दूसरे के लिए दुर्भावना रखना, ये भी हिंसक होना ही है। और अगर हम अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई धर्म की बात नहीं है, हिंदू एक शैली है, जीवन शैली है। और अगर हम हिंदू हैं तो हम, आप सब जानते हैं, हम कल गणेश चतुर्थी है, आप सब मनाओगे। किसकी पूजा होती है? एलिफेंट गॉड, अंग्रेजी में कहें तो गणेश जी की पूजा होती है। हम नदी की पूजा करते हैं, हम वनस्पति की पूजा करते हैं, हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, और हमारे इतने सारे देवता हैं, इतने सारे स्वरूपों की पूजा करते हैं। और ये जब हम इतने सारे नदी, जानवर, स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब इन सब में क्या है? इन सब चीज़ों में क्या मौजूद है? क्या है? ईश्वर। ईश्वर इन्हीं सब में, तो इन सब में है, तो क्या वो इंसानों में नहीं है? तो हर इंसान में ईश्वर का वास है। अगर हर इंसान में ईश्वर का वास है, तो हम दूसरे की तरफ हिंसा और दुर्भावना कैसे रख सकते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में किसी के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं आई। मैं गांधी जी पर बात कर रही हूँ तो असत्य भाषण नहीं करूँगी, लेकिन हमें पता नहीं चलता हम में कब किसी के प्रति दुर्भावना घर कर गई, हमें नहीं पता चलता। हमें गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही गुस्सा आता है, अभी एक बच्चे ने यहाँ एक श्लोक पढ़ा था गीता का, मुझे ध्यान नहीं वो पढ़ा था या क्या पढ़ा था। गीता का एक श्लोक है, जैसे ही क्रोध आता है तो क्रोध क्या करता है? हमारा विवेक नष्ट कर देता है। तो जैसे ही क्रोध आता है तो विवेक तो खत्म हो जाता है, लेकिन जब क्रोध खत्म होता है तब हमारे अंदर से कोई चीज़ कहती है तुमने गलत किया, लेकिन उस भावना को हमें दबाना नहीं है। और जैसे ही वो भावना हमारे सामने आती है, हमें उस भावना को स्वीकारना है और उसको ठीक करना है। अगर हम इतना कर सकें तो हम गांधी ना बन सकें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने लगेगी, और ये पॉजिटिविटी जो है हमें बहुत दूर तक ले जाएगी।